हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोबॉफिन। डीबीटी की PYQ इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो के साथ हम आगे बढ़ते हुए कुछ नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा उन ऑर्गेनेल्स के बारे में जिनके पास अपना जीनोम होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं और आंसर जो है वो आप अपना कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कल ही हमने इस पे बात की थी, तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ tDNA एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस। ठीक है, आपको बताना है कि tDNA जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस में होता है, कौन सा जीन इसका कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है ना? tDNA में कौन सा जीन नहीं पाया जाता है वो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन दे रखा है ऑक्टोपाइन सिंथेस, आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज, वायरुलेंस जीन जी और इंडोल एसिटामाइड हाइड्रोलीज। ठीक है, अब देखिए जो ऑक्टोपाइन सिंथेस होता है ना, कल ही हमने बात की थी कि ये सिंथेसिस करता है ऑक्टोपाइन की। ठीक है, ऑक्टोपाइन क्या होते हैं अगर आपसे कोई पूछ ले तो? वैसे तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ऑक्टोपाइन्स होते हैं इसको बैक्टीरिया एज अ न्यूट्रिएंट यूज़ करता है ना? तो ये अपना खाना खुद ही बना लेता है और इंटीग्रेट भी हो जाता है प्लांट जीनोम में। तो ये एक तरह का रिडक्टिव कंडेंसेशन ऑफ पाइरूवेट एंड आर्जिनिन। ठीक है, तो पाइरूवेट और आर्जिनिन जो है उनकी एक रिडक्टिव कंडेंसेशन वाली जो फॉर्म होती है उसको हम ऑक्टोपाइन बोलते हैं, और बैक्टीरिया जो है वो इसको एज ए न्यूट्रिएंट सोर्स यूज़ करता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा एंजाइम है ऑक्टोपाइन सिंथेज, है ना, जो कि tDNA में जो TI प्लाज्मिड होता है ना, मतलब TI प्लाज्मिड का जो tDNA वाला रीजन होता है वो इसको एनकोड करता है, वो इस एंजाइम को एनकोड करता है, यानी कि ये तो tDNA का कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, उसके बाद है आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज इसका देखो मेनली अगर काम आपसे पूछा जाए तो हमने कल पढ़ा था कि वो क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है ना, एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। तो ट्यूमर फॉर्मेशन में ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है, ट्यूमर फॉर्मेशन में। ठीक है, कैसे करता है? तो ये जहाँ पे जो वुंड क्रिएट हुआ होगा और वहाँ से एग्रोबैक्टीरियम जब अंदर एंटर करेगा तो ये क्या करेगा, वहाँ पे साइटोकाइनिन का लेवल इंक्रीज कर देता है। जैसे ही साइटोकाइनिन का लेवल इंक्रीज होगा अब वहाँ पे रैपिडली सेल डिवीजन शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से ट्यूमर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये साइटोकाइनिन बायोसिंथेसिस करता है, साइटोकाइनिन का जो लेवल है उसको अप कर देता है और जिसकी वजह से ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये भी tDNA का जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है। राइट, उसके बाद आता है वायरुलेंस जीन जी। ठीक है, अब देखो ये जो है वो tDNA का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कल ही मैंने आपको बताया था जब हमने पूरा का पूरा प्लाज्मिड बनाया था, वहाँ पे देखो इस तरह से एक tDNA वाला पार्ट था, एक वायरुलेंस जीन्स का पार्ट अलग से था। ठीक है, तो जो विर जीन्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये होती तो देखो TI प्लाज्मिड, मतलब कि ये tDNA के बाहर प्रेजेंट होती हैं TI प्लाज्मिड में कहीं, लेकिन ये जो जीन्स होती हैं ये ऐसे काम करती हैं, एक्सप्रेस होती हैं और हेल्प करती हैं इस tDNA को ताकि ये इंटीग्रेट कर जाए, है ना, प्लांट के जीनोम में। ठीक है, तो ये tDNA का पार्ट नहीं है, TI प्लाज्मिड का पार्ट है, इसलिए तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद है इंडोल एसिटामाइड हाइड्रोलीज। ये क्या करता है? ठीक है, जैसे वो साइटोकाइनिन बायोसिंथेज में हेल्प कर रहा था, ये ऑक्सिन की सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये करता क्या है, इट कन्वर्ट्स किसको, इंडोल 3 एसिटामाइड। ठीक है, इंडोल 3 एसिटामाइड को ये इंडोल
3 एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि ऑक्सिन होता है एक टाइप का, है ना। और ये जो एंजाइम है ये इनकोड कौन करता है, टी-डीएनए, ठीक है, यानी कि ये भी टी-डीएनए का पार्ट है। अब आगे चल करके ऑक्सिन वहाँ पे होगा, यानी कि ये भी किस में कंट्रीब्यूट करेगा, ट्यूमर फॉर्मेशन में, ठीक है। अब आपने सेल डिवीजन जब पढ़ी होगी वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि अगर सेल को डिवाइड करना है तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की मात्रा जो है ना वो इक्वल रेशो में लेनी पड़ती है ना, क्योंकि ऑक्सिन जो होता है वो सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है और साइटोकाइनिन जो होता है वो डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये दोनों के दोनों जो हमारे प्लांट हार्मोन्स हैं ये ज़रूरी हैं किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। तो ये भी टीडीएनए का पार्ट है, ये भी टीडीएनए का पार्ट है, ऑक्टोपाइन सिंथेज भी टीडीएनए का पार्ट है। कौन सा नहीं है, वायरुलेंस जीन जी जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वायरुलेंस जीन जी जो है कितने टाइप की हैं और किसका क्या क्या काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है एग्रोबैक्टीरियम टी.आई. प्लाज्मिड used to generate transgenic plants, ठीक है, which vir gene is stimulated by phenolic compound, ठीक है। कौन सी vir gene जो है वो स्टिमुलेट करता है, कब, फिनोलिक कंपाउंड। मैंने आपको कल बताया था कि जब प्लांट होता है ना, प्लांट को कहीं चोट लग जाती है ना, कहीं से टहनी टूट जाती है तो वुंड क्रिएट हो जाता है। वुंड जब क्रिएट हो जाता है तो वो क्या करता है, एक फिनोलिक कंपाउंड रिलीज करता है ना। एक तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप ये बताओगे कि उस फिनोलिक कंपाउंड का नाम क्या होता है, ठीक है, वो आपको बताना है। अब वो फिनोलिक कंपाउंड जब रिलीज होगा, है ना, तो कौन सी विर जीन जो है वो स्टिमुलेट होती है, आपको ये बताना है। तो सीधा सीधा इसका राइट आंसर क्या है, विर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। सबसे पहले यही जो है फिर वो पूरा विर जीन का कैस्केड जो है वो चलाती है, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में बाकी जो विर डी है, ई है, एफ है, इनका वर्किंग जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये क्या क्या काम करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बचपन से आप पढ़ते आए हैं, क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया आर एनर्जी जनरेटिंग ऑर्गेनेल्स, है ना। हमारी बॉडी में जो भी या प्लांट में जो भी एनर्जी वगैरह बन रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू एटीपी, है ना। जो हमारी एक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है एटीपी, न्यूट्रिएंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है और उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हमारी बॉडी उस एटीपी को, जो भी हमें काम करने हैं, उसको हम यूज़ कर पाएँ, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, सेल्स फ्यूल, है ना। जैसे गाड़ी का पेट्रोल फ्यूल है, डीजल फ्यूल है, वैसे ही सेल का फ्यूल क्या है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दे परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन इनेबलिंग ऑर्गेनिज्म टू जनरेट एनर्जी नीडेड फॉर सर्वाइवल, है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन से लेकर के सारे काम जो हैं, एनर्जी ड्रिवन काम, वो सारे के सारे जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से हो पा रहे हैं, क्योंकि वो एटीपी बनाता है। इतनी बात तो आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट चीज़ ये क्या बोल रहा है कि वाई डज माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन जीनोम, ठीक है। अब देखो, बाकी सारे अगर ऑर्गेनेल्स देखोगे तो उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, न्यूक्लियस, है ना। क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या है, जीनोम, जो भी है डीएनए आरएनए जो भी रहेगा, है ना। अब ये जो है वो क्या कर रहा है, मैसेंजर आरएनए बनाता है, फिर हमारी बॉडी को पता चलता है कि कौन कौन से प्रोटीन बनने हैं, कौन कौन से प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। वो सारा काम जो है वो चलता है। अब उसके अकॉर्डिंग ही हमारे सारे ऑर्गेनेल्स काम करते हैं। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास है अपना जीनोम। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है that was originated from an ancient endosymbiotic event where free living bacteria were engulfed by ancestral cells, ठीक है, कि फ्री लिविंग बैक्टीरियाज थे, उनको एंसेस्ट्रल सेल्स ने क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर निगल लिया। फिर उनके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया, है ना। इंस्टेड ऑफ बीइंग डाइजेस्टेड, कि उसको डाइजेस्ट नहीं किया सेल ने, दे फॉर्म्ड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उन्होंने क्या किया, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द होस्ट सेल इन एक्सचेंज ऑफ प्रोटेक्शन, कि जो एंसेस्ट्रल सेल था वो जो एनगल्फ्ड वाला सेल था उसको क्या कर रहा था,
जो एनगल्फ कर लिया था बैक्टीरिया, उसको वो प्रोटेक्शन दे रहा था, और जो ये बैक्टीरिया एनगल्फ कर लिया था ये इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, एनर्जी बना करके दे रहा था। ठीक है, तो इस तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन गया। अब क्या हुआ, ओवर टाइम माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर्ड मैनी ऑफ देयर जीन्स टू दी न्यूक्लियर जीनोम, है ना। जैसे जैसे समय बढ़ता गया माइटोकॉन्ड्रिया ने बहुत सारे अपने जीन्स जो हैं वो किसको दे दिए, न्यूक्लियर जीनोम को दे दिए। बट स्टिल कुछ एसेंशियल जीन्स जो थे, है ना, रिलेटेड एनर्जी प्रोडक्शन के, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही रहे। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, अपना जीनोम है, ताकि जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम है वो ये खुद से करता रहे, राइट। अब क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम द मदर इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, जैसे हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो कहाँ से आया, हमने अपनी मदर से इनहेरिट किया, उन्होंने अपनी मदर से इनहेरिट किया। तो इस तरह से ये चलती आ रही है। इसको कहते हैं हम मैटरनल थ्योरी भी कहते हैं ना, अलाउइंग साइंटिस्ट टू ट्रेस मैटरनल एंसेस्ट्री, है ना। इसकी वजह से हमें मैटरनल एंसेस्ट्री के बारे में पता चलता है, राइट। ओके, उसके बाद द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनकोडेड जीन्स सो फार फाउंड इज फ्रॉम द प्रोटिस्ट स्पीशीज। ठीक है, कि ये कहाँ से पता चला कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ना, उसका जो मतलब जितने भी जीन्स वहाँ पे इनकोड हो रहे थे वो किससे मेल खा रहे थे, एक प्रोटिस्ट स्पीशीज से मेल खा रहे थे जिसका नाम है रेक्लिनोमोनास। ठीक है, रेक्लिनोमोनास अमेरिकाना। ठीक है, ये वो प्रोटिस्ट है जिससे मोस्ट ऑफ द एनकोडेड जीन्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया के, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के, वो इसके साथ मेल खाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये रिलेट कर सकते हैं कि यहीं से, है ना, यही वाला जो बैक्टीरिया है वो इनगल्फ किया होगा एंसेस्ट्रल सेल्स ने। ठीक है, या जिसको अभी हम प्रोटिस्ट बोल रहे हैं। ऑल अदर माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स कंटेन अ सबसेट ऑफ आर अमेरिकाना जीन्स। ठीक है, कि जितने भी माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स है ना, उनमें कहीं ना कहीं किसका सबसेट देखने को मिलता है, आर अमेरिकाना जीन्स का, विच स्ट्रॉन्गली इम्प्लाइज दैट दे इवोल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर शेयर्ड विद आर अमेरिकाना, लूजिंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स बाय डिलीशन और ट्रांसफर टू न्यूक्लियस और बोथ ओवर टाइम। ठीक है, अब यहाँ से पता चला कि जितने भी यूकैरियोट्स हैं ना, उनमें क्या हुआ, सेम जीन्स जो हैं वो पाई जा रही हैं ना। तो इससे कहने का मतलब ये है कि अगर आर अमेरिकाना जीन का सबसेट वहाँ पे मिल रहा है और यही वो प्रोटिस्ट है जिसको इनगल्फ किया गया था, यानी कि ये किसी, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब किससे इवोल्व हुए, एक कॉमन एंसेस्टर से इवोल्व हुए। क्योंकि ये वाला जो जीनोम है ना, इसका सबसेट, कुछ जीन्स जो है वो हर किसी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती हैं। अब बाकी कहाँ गई, तो वो डिलीशन, है ना, इस तरह के जो डिलीशन इंसर्शन होती रहती, चलती रहती है जीन्स में, उसके दौरान वो कहीं लूज हो गए कुछ जीन्स, है ना, या फिर कुछ जो है वो न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र कर दी गई, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब इन ऑर्गेनिजम्स हुज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इंक्लूड्स ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ जीन्स, है ना, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ जीन्स ही इंक्लूड करता है, द सेम सेट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीन इज रिटेन, है ना। तो सेम सेट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स रिटेन है उसमें भी, रिगार्डलेस ऑफ क्या उसका फाइला है ना, और क्या ऑर्गेनिजम्स उस फाइला में इंक्लूड हो रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। सब में सेम सेट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स जो हैं वो रिटेन है। ठीक है, अब एक हाइपोथेसिस ऐसा भी कहती है, वन हाइपोथेसिस फॉर व्हाई दीज जीन्स वर नेवर सक्सेसफुली ट्रांसफर, है ना। एक हाइपोथेसिस ये फ्रेम की गई क्योंकि एक सवाल आया ना कि अगर उसने बाकी सारी जीन्स ट्रांसफ़र कर दी न्यूक्लियस में, तो फिर जो एनर्जी प्रोडक्शन वाली जीन्स थी वो ट्रांसफ़र क्यों नहीं की। ठीक है, तो इसका जवाब ये हाइपोथेसिस देती है कि न्यूक्लियर जीनोम इज दैट देयर encoded polypeptides are too hydrophobic to cross the outer mitochondrial membrane। उन्होंने कहा कि जो मतलब कुछ तो उन्होंने न्यूक्लियर जीनोम को ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन कुछ ऐसी जीन्स थी जिनको वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाया न्यूक्लियस के लिए। इसका रीज़न ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑलरेडी जीन्स प्रेजेंट है ना, अब इनकी जो पॉलीपेप्टाइड बननी है, इनकी जो पॉलीपेप्टाइड बनेगी ये इतनी हाइड्रोफोबिक होती है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस नहीं कर पाती है। इसीलिए ये कहाँ रहेगी, रिटेन रहेगी माइटोकॉन्ड्रिया में ही।
ठीक है, एंड देयरफॉर वुड नॉट बी इम्पोर्टेड बैक इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया इफ दे वर सिंथेसाइज्ड इन दी साइटोसोल। अगर ये बाई चांस यहाँ से निकल के साइटोसोल में भी सिंथेसाइज होना शुरू होगी तो ये इतनी हाइड्रोफोबिक हैं कि ये यहाँ से अंदर दोबारा है ना माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये वजह है कि जो कुछ जीन्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही हैं। Similarly, the large size of rRNAs may interfere with their transport from the nucleus through the cytoplasm into the mitochondria, है ना। यही रीज़न रहा होगा कि कुछ लार्ज साइज के जो rRNAs हैं उनके ट्रांसपोर्ट में भी अगर वो न्यूक्लियस से है ना न्यूक्लियस से निकलते साइटोसोल से होते हुए माइटोकॉन्ड्रिया में आना चाहते तो ट्रांसपोर्ट उनका अच्छे से नहीं हो पाता। इसी वजह से ये किस में रिटेन है, आज भी माइटोकॉन्ड्रिया में रिटेन है ना। तो ये हाइपोथेसिस हमें ये बताती है। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ कुछ चीज़ें हमें पता चल गई कि क्यों इसका अपना जीनोम है, क्यों कुछ ही जीन्स इसने अपने पास रखी, है ना। तो ऑलमोस्ट आपको एक आइडिया पता चल गया। नेक्स्ट है आपका कौन सा ऑर्गेनेली, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो है इसको क्या कहते हैं हम, द फोटोसिंथेसिस फैक्ट्री, है ना। जितने भी प्लांट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। तो दीज आर फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड एल्गे, है ना। क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस क्या है, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज करना। दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, जो कि कैप्चर करता है लाइट को और फिर हेल्प करता है इसका फूड बनाने में, दैट इज ग्लूकोज। ये सारी कहानी आप लोगों को पता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि वाई डू क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन जीनोम। माइटोकॉन्ड्रिया का तो हमें पता चल गया, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना जीनोम क्यों है। तो ये बोलता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट भी इवॉल्व हुआ कहाँ से, एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया से। स्पेसिफिकली किसका नाम आता है, साइनोबैक्टीरिया का। दैट वर इनगल्फ्ड बाय प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल्स ने किसको इनगल्फ कर लिया, साइनोबैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया। नाउ दे स्टिल रिटेन अ स्मॉल सेट ऑफ जीन्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड एनर्जी कन्वर्जन। सेम जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया ने कुछ जो है वो न्यूक्लियस को दे दिए जीन्स, है ना, और कुछ अपने पास रख लिए। सेम यहाँ पे भी वही हुआ कि कुछ जीन्स जो है वो तो न्यूक्लियस में चली गई, है ना, लेकिन कुछ ऐसी जो एनर्जी को कन्वर्ट कर सकती थी, है ना, सनलाइट को कन्वर्ट कर सकती थी केमिकल एनर्जी में, वो वाली जीन्स जो हैं वो एसेंशियल सेट ऑफ जीन्स जो है वो कहाँ रहा, क्लोरोप्लास्ट में ही रहा। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्बिंग लाइट एंड कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक मैटर, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट डीएनए का आपको काम बताया है, आपको ऑलरेडी पता है कि ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है ऑर्गेनिक मैटर में, है ना, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह इस तरह से। हाउएवर द एंडोसिम्बायोटिक इवेंट गेव राइज टू क्लोरोप्लास्ट अकर्ड मोर रिसेंटली, है ना। लेकिन ये वाला जो क्लोरोप्लास्ट वाला एंडोसिम्बायोटिक इवेंट हुआ ये अभी रिसेंटली ही हुआ है ना, लगभग कितना 1.2 बिलियन से 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। लेकिन जो ये एवोल्यूशन हुआ है ना माइटोकॉन्ड्रिया वाला, ये हुआ है कब, इससे भी पहले 1.5 बिलियन से 2.2 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी चल रही है कि ऐसा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ना, ये एक साथ ही हुआ है। ये दोनों के दोनों जो इवेंट्स हैं ये अलग अलग टाइम पीरियड पे हुए हैं, इतनी सी बात कही है इन्होंने। ओके, नेक्स्ट। अब लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट कंटेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनेली डीएनए एज वेल एज राइबोसोम्स। ठीक है, कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी कुछ जीन्स की सेट ऑफ जीन्स थी, है ना, और कुछ राइबोसोम की कॉपी जो है वो वहाँ पे पड़ी हुई है। क्लोरोप्लास्ट में भी ऐसा ही है ना। विच सिंथेसाइज सम क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो कुछ क्लोरोप्लास्ट डीएनए जो है वो क्लोरोप्लास्ट खुद ही सिंथेसाइज करता है। दीज आर एनकोडेड proteins using the standard genetic codes like plant mitochondrial DNA. Chloroplast DNA is inherited exclusively in a uniparental fashion through the female parent egg. ठीक है, सेम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मदर से आगे बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी सेम तरीके से ही फीमेल पेरेंट या एग से ही ट्रांसफ़र होता है ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है,
अदर क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन्स आर इनकोडेड बाय न्यूक्लियर जीन्स, ठीक है। बाकी जितने भी क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन्स हैं, है ना, जो और प्रोटीन्स जो चाहिए काम करने के लिए क्लोरोप्लास्ट को, वो सारे के सारे न्यूक्लियर जीन्स जो हैं वो इनकोड करता है। सिंथेसाइज्ड ऑन साइटोसोलिक राइबोसोम्स एंड देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू दी ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो जो साइटोसोलिक राइबोसोम्स हैं वो इनको न्यूक्लियर वाले, है ना, उनको जीन्स को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। वो प्रोटीन्स जो है वो फिर ऑर्गेनेली के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर चली जाती हैं। अब यहाँ पे बता रखा है कि ये लगभग 120 to 135 जीन्स कंटेन करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 130। अगर हम जो हमारा मॉडल प्लांट है अरबडोप्सिस थैलियाना को लेकर के चलें तो 130 जीन्स जो हैं वो हमारे क्लोरोप्लास्ट जो है वो कंटेन करता है, ठीक है। इसमें कहता है कि अरबडोप्सिस थैलियाना क्लोरोप्लास्ट डीएनए एनकोड 76 प्रोटीन कोडिंग जीन्स, ठीक है। तो 76 प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं, इसमें 54 जीन्स विद आरएनए प्रोडक्ट्स, ठीक है। 54 जीन्स जो है वो आरएनए प्रोडक्ट्स के साथ हैं, जैसे कि उसमें से आरआरएनए बन गया, टीआरएनए बन गया, ये सब कुछ, ठीक है। और 76 जो है वो आपकी प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट डीएनए इनकोड अ सब यूनिट ऑफ अ बैक्टीरिया लाइक आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये बोलता है कि जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए है ना वो एनकोड करता है क्या, एक आरएनए पॉलीमरेज की तरह, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज लाइक हम वो कह सकते हैं कि एक तरह का एंजाइम ही ऐसा इनकोड करता है। एंड दे एक्सप्रेस मैनी ऑफ देयर जीन्स फ्रॉम पॉलीसिस्ट्रोनिक ओपेरॉन्स एज इन बैक्टीरिया। अब देखो बैक्टीरिया में भी कैसी होती है, पॉलीसिस्ट्रोनिक ओपेरॉन्स होते हैं, है ना। और यहाँ पे भी देखो क्लोरोप्लास्ट में भी कैसा है, पॉलीसिस्ट्रोनिक ओपेरॉन्स हैं। यानी कि हम इस तरह से तो इनको रिलेट कर सकते हैं ना कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि साइनोबैक्टीरिया इनगल्फ कर लिया। अब साइनोबैक्टीरिया अभी तक भी वही काम कर रहा है, बस कुछ जीन्स जो है उसने अपने पास रखे हैं, ठीक है। उसके बाद सम क्लोरोप्लास्ट जीन्स कंटेन इंट्रोन्स। कुछ क्लोरोप्लास्ट जीन्स के पास क्या होते हैं, इंट्रोन्स होते हैं। बट दीज इंट्रोन्स आर सिमिलर टू दी स्पेशलाइज्ड इंट्रोन्स फाउंड इन सम बैक्टीरियल जीन्स, ठीक है। कि ये जो इंट्रोन्स है ना ये किसकी तरह दिखते हैं, स्पेशलाइज्ड इंट्रोन की तरह दिखते हैं, जो किसमें पाए जाते हैं, बैक्टीरियल जीन्स में। तो ये भी एक प्रूफ है ना। एंड इन माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स फ्रॉम फंजाई एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स जो हैं वो कैसे, फंजाई और प्रोटोजोन्स जैसे दिखते हैं, रेदर देन द इंट्रोन्स इन द न्यूक्लियर जीन्स, है ना। ये किसकी तरह नहीं दिखते, जो न्यूक्लियर जीन्स होती है ना उनमें जो इंट्रोन्स पाए जाते हैं उनकी तरह ये नहीं दिखते। तो ऐसा तो हम समझ सकते हैं ना, इससे ये तो सामने हमें इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं फॉरेन बॉडी से ये चीज़ आई है, ठीक है। अच्छा, पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, है ना, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अगर ट्रांसलेशन जो एमआरएनए है ये उसको बना रहा है ना, तो उसके साथ साथ में ही क्या लगे होते हैं, इस तरह से राइबोसोम्स लगे होते हैं। एक ही एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स का लगना यानी कि पॉलीसिस्ट्रोनिक ओपेरॉन्स होना। और ये क्या करते हैं, इस तरह से अपना जो सिंथेसाइज है प्रोटीन के लिए जो सीक्वेंस है उसको सिंथेसाइज करते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक ओपेरॉन्स, ठीक है। इंट्रोन्स आप सबको पता है, एक्सोन वाला हिस्सा, इंट्रोन वाला हिस्सा, एक्सोन वाला हिस्सा। इंट्रोन वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बेसिकली जंक डीएनए कह लेते हैं, है ना, क्योंकि ये किसी चीज़ के लिए इनकोड नहीं करते। एक्सोन वाला जो हिस्सा है वो इनकोड करता है ना, जो कि आगे चल करके प्रोटीन बनाता है। अब स्प्लाइसिंग वगैरह होती है जिससे ये इंट्रोन्स रिमूव हो जाते हैं हमारे न्यूक्लियर जीन्स में, है ना, वो सब एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि देखो होता इसमें सब कुछ सेम है ना, कि इंट्रोन्स वगैरह प्रेजेंट है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड इंट्रोन्स हैं जो बैक्टीरियल जीन्स की तरह हैं, है ना कि उसके न्यूक्लियर जीन्स की तरह। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब नेक्स्ट बताया इन्होंने, मैनी जीन्स एसेंशियल फॉर क्लोरोप्लास्ट फंक्शन हैव बीन ट्रांसफर टू द न्यूक्लियर जीनोम ऑफ प्लांट्स ओवर एवोल्यूशनरी टाइम। सेम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ था कि जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया न्यूक्लियर जीनोम्स तक जो है वो कुछ जीन जो है वो ट्रांसफ़र होती गई। Recent estimates from sequence analysis of Arabidopsis thaliana and cyanobacterial genomes indicate that somewhat less than 4,500 genes has been transferred from the original
एंडोसिम्बायोन्ट टू द न्यूक्लियर जीनोम। ठीक है, तो अभी रिसेंट स्टडीज से ये पता चला है कि जब स्टडीज की गई किसके ऊपर, अरब्डोप्सिस थैलियाना और साइनोबैक्टीरियल जीनोम्स के ऊपर, तो ये पता चला कि लगभग 4500 जीन्स जो हैं, है ना, जब ओरिजिनली एंडोसिम्बायोन्ट की जो स्टेट आई होगी, है ना, जब सेल्स ने उसको इनगल्फ किया होगा, तो यहाँ से एवोल्यूशन के साथ साथ ये 4500 जीन्स निकल करके कहाँ चली गई, न्यूक्लियर जीनोम में चली गई है। तो आज के टाइम पे ये 4500 जीन्स कहाँ मिलेंगी, न्यूक्लियर जीनोम में मिलेंगी। ठीक है, आई होप इतनी कहानी जो है वो क्लियर हो गई होगी। इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जीनोम क्यों है, क्योंकि ये एक एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप था जो बहुत बहुत मिलियन साल पहले एस्टेब्लिश हुआ था। इसकी वजह से आज भी इनके पास अपना जीनोम है। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में ऑलमोस्ट आपको सभी बातें पता ही हैं, है ना। न्यूक्लियस क्या होता है? द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, है ना, कि सेल में जितनी भी चीज़ें होनी हैं वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इट कंटेन्स द न्यूक्लियर जीनोम, है ना, विच होल्ड्स वास्ट मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम, है ना, कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में पड़ा होता है, क्रोमोजोम की फॉर्म्स में पड़ा होता है। These chromosomes are made up of DNA which carries instruction for making proteins, है ना। तो ये DNA से क्या बनता है, mRNA वगैरह बनता है, फिर उससे प्रोटीन बनती है ना। तो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो ये DNA कैरी करता है। दैट डिटरमाइन अ सेल्स फंक्शन, तो इससे क्या हमें पता चलता है कि सेल जो है वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने वाला है, क्या क्या प्रोटीन्स जो है वो एक्सप्रेस करेंगी, जिसकी वजह से सेल में क्या क्या फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स दिस जेनेटिक मटेरियल, है ना। अब जैसे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसलिए है ताकि ये जो यहाँ पे जीनोम पड़ा हुआ है ना क्रोमोसोम्स के अंदर, ये कहीं गलती से बाहर ना आ जाए, है ना। अलाउइंग सिलेक्टिव एक्सचेंज इन द साइटोप्लाज्म। अब ये जो मेम्ब्रेन है इसका काम है सिलेक्टिव एक्सचेंज करना। जो चीज़ें साइटोप्लाज्म में जानी चाहिए ये सिर्फ उनको अलाउ करेगा कि यहाँ से निकल के साइटोप्लाज्म में चले जाओ, है ना। और फिर यहाँ से साइटोप्लाज्म से जो चीज़ें अंदर जानी चाहिए ये सिर्फ उनको अलाउ करेगा। इसीलिए ये कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। The nucleus plays a vital role in gene expression, cell division and inheritance। तो न्यूक्लियस का रोल आपको पता ही है कि जीन एक्सप्रेशन होना है, सेल डिवीजन होना है, इनहेरिटेंस के लिए जो है वो न्यूक्लियस ही आपको हेल्प करता है कि नेक्स्ट जनरेशन में आपका जेनेटिक मटेरियल जो है वो चला जाए। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में आपको ऑलमोस्ट पता है। न्यूक्लियस के पास तो अपना जीनोम है ही है क्योंकि ये पूरे के पूरे सेल को रन कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना है और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना है। ठीक है, आई होप आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, है ना। अब इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, बहुत ईजी क्वेश्चन, विच ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज सेट आर जनरली इक्विप्ड विद देयर ओन जीनोम्स। ठीक है, आपको बताना है कि अपना जीनोम किन किन के पास होता है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्जी एपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस सेंट्रियोल, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस पेरोक्सिसोम। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के और कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।